गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी में। आज हम लोग अपने इस वीडियो में फिर वापस से एक बार जेपीएससी को डिस्कस करेंगे। जेपीएससी के बारे में हम लोगों ने हमारे पहले की वीडियोस में बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किए हैं। इनफैक्ट जो लास्ट जब उसका एग्जाम हुआ 2019 में, जिसका प्रीलिम्स हुआ था 2016 में, उस 19 और 16 का दोनों का पेपर को हमने डिस्कस किया। पेपर 1, 2, 3 को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं हमारे पहले की वीडियो में। अभी हम लोग इस वीडियो में पेपर 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। बीच में हम लोगों ने एक और एग्जाम को टारगेट लेकर के, जो बैंकिंग से रिलेटेड होता है, आईएबीएफ का एग्जाम होता है, सीआईबी जीआईबी, उसको भी टारगेट किए हैं। तो वो हमारा सेपरेटली पैरेलली चलता रहेगा प्रिपरेशन, और ये जेपीएससी का जो प्रिपरेशन ये हमारा सेपरेटली और पैरेलली चलता रहेगा साथ ही साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं पेपर 4। देखिए पेपर 4 ये 2019 में एग्जाम हुआ था झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी उसका रिक्रूटमेंट आया था उस पर भी हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया, लेकिन ठीक है, वो सभी चीजें चलते रहती हैं। हम लोग का काम है प्रिपरेशन करना, वो हम लोग करते रहते हैं। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। पेपर 4 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस। यहां ध्यान दीजिएगा कि कितने सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ में क्लब किया गया है। भारतीय संविधान व राजनीति, लोक प्रशासन तथा सुशासन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आपको बहुत अच्छा से इसमें आंसर करना पड़ेगा, जो पॉलिटी का ही एक पार्ट होता है। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान दीजिएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको यहां पे करना पड़ेगा। केवल अगर आप पॉलिटी को पर ध्यान दे रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर ध्यान दे रहे हैं तो नहीं चलेगा, आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर भी इक्वली ध्यान देना पड़ेगा, गुड गवर्नेंस पर भी। देखिए इस वीडियो से हमारा बेसिक एम ये नहीं है कि हम लोग आंसर को देखते हैं कि भाई ऑब्जेक्टिव में क्या आंसर आता है, ये आता नहीं, वो सब कुछ नहीं है। हमारा मेन एम है कि हम लोग कंसेप्ट को एक बार देखते हैं कि क्वेश्चन पेपर जो बन रहा है हम लोग को किस पॉइंट पे ज्यादा फोकस करने का जरूरत है। और अगर मेंस का जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो एनी हाउ वो 2 सेकंड का खेल है। क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ में अगर आपको आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा है, उसके बाद आप तुक्का ही लगा सकते हो उस पर। तो सब्जेक्टिव में आपको बहुत ध्यान से इन सभी चीजों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग बेसिकली फोकस करेंगे कि सब्जेक्टिव में आप कैसे मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन को कैसे आप लोग को आंसर करना है उसको। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान व राजनीति, लोक प्रशासन तथा सुशासन। फुल मार्क्स होता है 200 का, आप पहले भी हम लोग देख चुके हैं। जो पेपर 1, 2, 3 जो रहा है फुल मार्क्स 200 का रहता है, और टोटल जो हम लोग को समय मिलता है वो होता है 3 घंटा। 3 घंटा का समय है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन है। आइए अब देखते हैं जो दिशा निर्देश दिए रहते हैं वो क्या है। इंस्ट्रक्शन, द क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। क्वेश्चन पेपर पूरे के पूरे 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, 2 खंडों में विभक्त हैं। उसके बाद क्या, द कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर 1 कंपल्सरी एंड 2 ऑप्शनल क्वेश्चंस। उसमें से क्या है कि एक तो अनिवार्य क्वेश्चन है और 2 वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं। ये आपको प्रत्येक खंड में, खंड ए और खंड बी दोनों में ही इस तरह से आपको रहेगा कि एक क्वेश्चन तो आपको करना ही करना है और 2 क्वेश्चन आपको उसमें से करना है जहां पर आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। प्रत्येक खंड के अनिवार्य प्रश्न में 10 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, मतलब 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। ये आप लोग को कंपल्सरी, आपको करना ही करना होगा, जिसमें प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 अंक के होंगे। मतलब 10 क्वेश्चन है और 2 अंक का, मतलब 20 मार्क्स तो आपको यहां पर कवर हो गया। इसके अलावा प्रत्येक खंड में 4 वैकल्पिक प्रश्नों के प्रत्येक खंड में किन्हीं 2 का उत्तर देना है। मतलब कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 मार्क्स का हो गया, 10 क्वेश्चन है 20 मार्क्स का हो गया, और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आपको 2 करना है आउट ऑफ 4, तो ये हो गया आपका 20 मार्क्स। और ये जो एक जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये 40-40 मार्क्स का हो गया। मतलब 20 मार्क्स प्लस 40 प्लस 40 ये इक्वल टू हो गया 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स ये पेपर एक जो यहां पता ना कि भाई अपना जो क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। तो फर्स्ट पार्ट में आपका 100 हो गया और सेकंड पार्ट में आपका 100 हो गया, मतलब टोटल का टोटल आपका 200 हो गया। अभी जो देखिए सबसे पहला आपको वहां पे ध्यान देना है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया कि 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको रहेंगे। जैसे देखिए ये पार्ट 1 का 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। ठीक है, सॉरी 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये। अभी इन 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से आपको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़िए। जिसमें आपको लगता है कि आपके पास में पॉइंट सबसे ज्यादा है उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, वरना उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कीजिए। जहां आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देंगे आपका मार्किंग जब स्टार्ट होगा तो यहां से ही शुरू होगा। पता चला कि 2-4 पॉइंट लिखने के बाद यार अब तो ज्यादा पॉइंट अपने को आ ही नहीं रहा है, फिर आप इसको छोड़ दिए, आप इसको कर दिए, अब इसको किए उसके बाद 2 क्वेश्चन हुआ, इसको नहीं किया, इसको कर दिए। मतलब टोटल जहां पर आपको 2 करना था आप उसके जगह में 3 कर चुके हैं। लेकिन जिसमें से जो पहला आप किए हैं उसका आपका मार्किंग मतलब आपका पॉइंट ज्यादा अच्छा नहीं है, तो मार्किंग आपको अच्छा नहीं मिलने आ रहा है, भले ही आप इसमें और इसमें कितना भी अच्छा लिखे हो। इसी के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यह ध्यान दे दीजिए कि उस क्वेश्चन के पास में आपके पास कितने पॉइंट्स हैं, और अच्छे अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं सेक्शन 1 खंड अ।
जैसा मैंने आपको बताया था कि यहां पर टोटल आपको 20 क्वेश्चंस रहते हैं और एक क्वेश्चन के दो मार्क्स रहते हैं, तो सॉरी 10 क्वेश्चन रहते हैं और एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है और कहां तक आ रहा है, ये इन सभी चीजों पे पॉइंट करना ज्यादा जरूरी है। क्वेश्चन का आंसर क्या है ये हमारा मोटो नहीं है, ये हमारा एम नहीं है। क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं, हम लोग को कहां फोकस करना है ताकि अभी जो नेक्स्ट टाइम हमारा जेपीएससी का एग्जाम हो वो हमारा अच्छा से क्रैक हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग was inserted in the preamble of the Constitution of India through 42nd Constitution Amendment Act? निम्नांकित में से कौन सा 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया है? मतलब कि जो प्रियम्बल होता है, प्रियम्बल देखिए, प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस पहले उठे थे कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है जो भारतीय संविधान का, तो पहले हुआ था कि नहीं वो तो एक अलग है, वो ऐसा नहीं है। लेकिन बाद में इस चीज को क्लैरिफाई किया गया कि यस, प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो प्रियम्बल जो सबसे फर्स्ट पेज होता है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सॉलमनली कॉन्स्टिट्यूट द पीपल, यही होता है प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये बता रहा है कि प्रियम्बल में देखिए हम लोग, आप जब हमारा पहले का वीडियोस को रेफर करेंगे ना, तो हम लोग ये भी देखे हैं कि बहुत सारे जो चेंजेस आए, जो संशोधन हुए, अमेंडमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बारे में भी हम लोगों ने हमारे पहले के पॉलिटी वाले सेक्शन में कवर किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लीज मेरे उस वीडियोस को रेफर कर सकते हैं, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो यहां पर यह बोला जा रहा है कि प्रियम्बल में जो संशोधन किया गया था, 42वां जो संशोधन था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। देखिए ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था ना, एक तरह से इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि जब संविधान बनकर रेडी हुआ उसके बाद में ये एक ऐसा संशोधन हुआ था, 42वां संशोधन, जिसे बहुत सारे चेंजेस किए गए थे, मतलब बहुत सारे, इसी के लिए इसका नाम एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कर दिया गया है। तो ये 42nd अमेंडमेंट में हमने देखा था कि प्रियम्बल में कुछ एक एडिशन किया गया था, कुछ एक चीजों को जोड़ा गया था। वो क्या था? देखिए सॉवरेनिटी तो पहले से ही था, डिग्निटी ऑफ पर्सन ये भी था, प्राइवेसी ये तो खैर आप साइड कर दीजिए इसको। तो ये जो सोशलिस्ट और सेक्युलर है ना, ये वर्ड पहले प्रियम्बल जब बिल्कुल स्टार्टिंग में था ना, उस टाइम पे ये सोशलिस्ट और सेक्युलर नहीं था, समाजवाद और पथ निरपेक्ष, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल का पार्ट नहीं था, बाद में इसको ऐड किया गया है। तो इसी के लिए यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। लेकिन ये जस्ट मैंने आपको बता दिया, मैं फिर से आपको क्लियर कर रहा हूं कि हमारा ये वीडियो आपको आंसर्स बताने का नहीं है। आप ये देखिए कि जब पॉलिटी स्टार्ट हो रहा है तो आपका शुरुआत ही हो रहा है प्रियम्बल से, इसी के लिए प्रियम्बल भी इक्वली इंपॉर्टेंस है। उसको ऐसा नहीं कि यार कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लेते, प्रियम्बल उतना क्वेश्चन नहीं बनने जाता है। बहुत ध्यान से पढ़िए प्रियम्बल में कब कब संशोधन हुआ है, कौन कौन से वर्ड, ये सोशलिस्ट और सेक्युलर के अलावा भी कुछ और एक चीज को ऐड किया गया है प्रियम्बल में। ठीक है, उन सभी चीजों को ध्यान से पढ़िए। आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा स्पीड जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय का अभाव है। सेकंड क्वेश्चन में आता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? द फंडामेंटल ड्यूटीज आर प्रोवाइडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अभी देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं। कितने पार्ट्स हैं ये आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ स्केड्यूल्स कितने हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज को बाद में ऐड किया गया था। फंडामेंटल ड्यूटी पहले स्टार्टिंग में नहीं था, उसको बाद में ऐड किया गया था। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी बता रहा है कि कौन सा पार्ट में है। तो अभी देखिए, अभी जब आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को अच्छे से पढ़े हैं तो आपको बिल्कुल थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि भाई कहां पर क्या आता है। तो पार्ट 3 को तो इन्हीं आप लोग जानते होंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स कैरी किए रहता है, ठीक है। और पार्ट 4 ठीक उसके बाद में आता है, डीपीएसपी के लिए आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। पार्ट 4A जो है ना, इसको बाद में ऐड किया गया था। ये पार्ट 4A में ही आपका फंडामेंटल ड्यूटीज आता है। तो ये जस्ट फिर भी मैंने आपको बता दिया। लेकिन आप देखिए स्टार्ट हो रहा है प्रियम्बल से। जब हम लोग देखें कि स्टार्ट हो रहा है यहां पे प्रियम्बल से स्टार्ट होने के बाद में ठीक है थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज की तरफ जा रहा है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब आप देखिए कि किस तरह से एक सीक्वेंस बनता हुआ आ रहा है। इसी के लिए हर एक पॉइंट को आप लोगों को अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। कंसिडर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कंपोजिशन ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। निम्नांकित पर विचार कीजिए और भारतीय संसद के सही गठन को चिन्हित कीजिए। मतलब कि जो हमारा संसद होता है वो बेसिकली 3 चीजों से बना रहता है। वो 3 चीज क्या क्या होते हैं? देखिए, एक तो उसमें प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट उसका पार्ट है। प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ द, मतलब जो कॉम्पोजिशन होते हैं पार्लियामेंट के, तो उसमें प्रेसिडेंट एक पार्ट है, उसमें एक राज्यसभा एक लोकसभा। तो ये 3 इसके कॉम्पोनेंट्स हैं, इसके कॉम्पोजिशंस हैं हमारे पार्लियामेंट के। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है और कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है। सीक्वेंस बनाइए उसका, ताकि आपको पढ़ने में इजी होगी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू डिफरेंट रिट्स। रिट्स इशू किया जाता है
सुप्रीम कोर्ट के भी द्वारा और हाई कोर्ट के भी द्वारा। ये हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से हमारे पहले के वीडियोस में भी कवर किया कि रिट्स क्या होते हैं और उसको किस स्थिति में यूज किया जाता है, कब उसको यूज किया जाता है, और सुप्रीम कोर्ट के पास में क्या क्या पावर होता है और हाई कोर्ट के पास में क्या पावर होता है। तो ये आपसे पूछा कि कौन सा आर्टिकल में जब सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है तो वो कौन सा आर्टिकल में कवर होता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए विभिन्न रिट जारी करने का अधिकार रखता है। उच्चतम न्यायालय के बारे में पूछ रहा है, हाई कोर्ट के बारे में नहीं पूछ रहा। ध्यान दीजिएगा, यहां पर कंफ्यूजन अक्सर होता है। तो देखिए, जब रिट्स सुप्रीम कोर्ट इशू करता है ना तो वो आर्टिकल 32 के अंदर में आता है, और जब सेम यही रिट्स जब हाई कोर्ट इशू करता है तो ये आर्टिकल 226 के अंदर में आता है। इस दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है ये हमने हमारे पहले के वीडियोस में कवर कर रखा, आप हमारा उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द फर्स्ट लोकसभा ऑफ इंडिया? जब सबसे पहला लोकसभा बना था हमारा इंडिया में आजादी के बाद में, उसका सबसे पहले स्पीकर कौन थे? भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो यहां पर अगर आप आंसर देखोगे तो जीवी महाबलंकर हैं। लेकिन आप देखो कि किस तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है और उसी सीक्वेंस में अपने को प्रिपरेशन करते हुए चलना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अ बिल इज डीम्ड टू बी मनी। देखिए, बहुत तरह का बिल्स होते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मनी बिल। तो ये मनी बिल पेश किया जाता है। मनी बिल, देखिए, मनी बिल जब भी संसद में पेश किया जाता है तो वो बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कंसेंट के पेश नहीं किया जाता है, और वो भी क्या होता है कि इसका जितना भी पावर होता है ये सभी लोकसभा को दिया जाता है। ये राज्यसभा में जाता है, लेकिन राज्यसभा के पास में इसका कोई पावर नहीं रहता। राज्यसभा अगर कोई अमेंडमेंट करेगा तो जरूरी नहीं कि लोकसभा को उसको मानना पड़ेगा, उसके बिना भी उस एक्ट को पास कर देता है वो लोग। तो इस सभी मनी बिल के बारे में भी हम लोगों ने हमारे पहले के वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से जाना, आप उसको रेफर कर सकते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी उसमें। तो ये बता रहा है कि एक विधेयक को वित्त विधेयक माना जाता है अनुच्छेद 110 के अनुसार, आर्टिकल 110 के अकॉर्डिंग में, यदि इसमें संबंधित प्रावधान शामिल है। कौन कौन से प्रावधान शामिल होने पर ही उस बिल को मनी बिल कहा जाता है? ऐसा तो कोई भी बिल को मनी बिल कहा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मनी बिल अगर किसी बिल को कहा जाता है तो उसमें वो सभी पॉइंट्स होने तभी सो कहा जाएगा। जैसे भारत सरकार के, देखिए, जो मनी बिल होता है उसमें बेसिकली कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड, ये इससे रिलेटेड जो भी आपका विड्रॉल्स हो रहा है या किसी भी तरह का टैक्सेस इंपोज किया जा रहा है सरकार के द्वारा नया, तो ये सभी चीजें आपके मनी बिल का ही पार्ट होते हैं। तो जहां पर भी कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड का जिक्र हो रहा है, मतलब मान के चलिए कि वो पॉइंट आपका आंसर से रिलेटेड है। लेकिन ये तभी आपको क्लैरिटी मिल सकता है जब आप मनी बिल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। एक आर्टिकल 110 के अंदर में क्या क्या पॉइंट्स है उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहां पर पॉइंट क्या दिया है? रेगुलेशन ऑफ बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के उधार लेने का नियम बिल्कुल आता है। भारत के समेकित निधि की निगरानी, कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, जिसमें मैंने आपको बताया ना कि कंसोलिडेटेड फंड और कंटिजेंसी फंड, तो हाँ भाई बिल्कुल ये भी पार्ट आता है आपका। उसके बाद क्या? ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ द स्टेट, किसी राज्य के खातों लेखे की लेखा परीक्षा होता है उसमें, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो बिल्कुल ये हमारा आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इसी तरह से देखिए, इन तीनों पॉइंट्स को आप तभी जान पाओगे जब आप मनी बिल को बारे में अच्छे से पढ़ाई किए हो। और मनी बिल आर्टिकल 110 के जो इनसे रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है 110, 111, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तभी जा करके आप एग्जाम में कॉन्फिडेंटली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाओगे। नहीं तो लगेगा यार कि कंसोलिडेटेड फंड तो पढ़े थे, ठीक है चलो ये तो आंसर हो सकता है, ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ द स्टेट शायद ये नहीं होना चाहिए, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। बी मार दोगे वो रॉन्ग हो जाएगा। इसी के लिए थोड़ा अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए, जब आपको समय मिला हुआ है उसके बाद आप एग्जाम में अच्छा से अटेम्प्ट कर पाओगे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया आर रजिस्टर्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत के राजनीतिक दलों को निम्नलिखित में से किनके द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है? पंजीकृत और मान्यता प्रदान की जाती है, यहां ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शंस क्या हमारे पास में? द रेस्पेक्टिव इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट, तो जाहिर सी बात है अगर वो किसी स्टेट का इलेक्शन कमीशन है तो वो पूरा का पूरा भारत के लिए तो उस पर प्रभाव नहीं रहेगा। उसके बाद क्या है कि लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, तो लॉ कमीशन जो कानून, ये एक्चुअली ये पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन क्यों देने के लिए जाएगा? ये थोड़ा सा आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, द लॉ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो लॉ मिनिस्ट्री भी इसको नहीं देखेगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन बच जाता है वो बच जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। ईसीआई के पास में बहुत सारे पावर्स होते हैं, टाइम टू टाइम इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करना। कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर डिफेम है, वो कुछ गलत किया है तो उसको उसके अगेंस्ट में सख्त कार्रवाई करना, ये सभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पार्ट है। तो यहां पर हमारा ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी आइटम्स आर इंक्लूडेड इन द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? अभी देखिए यहां पर जो शेड्यूल्स होते हैं, ठीक है, 11वीं अनुसूची, तो इन सभी के बारे में आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। 1 से लेकर के 12 तक शेड्यूल्स होते हैं।
पहला स्केड्यूल में क्या होता है, दूसरा स्केड्यूल में क्या होता है, तीसरा स्केड्यूल में क्या होता है। जैसे दूसरा स्केड्यूल में हम लोग देखते हैं कि जो पर्क्स होते हैं ना, पर्क्स मिलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या दूसरे किसी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स को, तो वो सेकंड स्केड्यूल में आता है। थर्ड स्केड्यूल भी हमने देखा था कि जब ओथ सेरेमनी होता है तो ये थर्ड स्केड्यूल ये ओथ सेरेमनी से रिलेटेड है। फोर्थ स्केड्यूल भी हमने देखा था। फोर्थ स्केड्यूल में हमने क्या देखा था कि जो राज्यसभा के जो सीट्स होते हैं वो उसके ऊपर में ये फोर्थ स्केड्यूल है। फिफ्थ स्केड्यूल में फिर हमने देखा था जो स्केड्यूल एरियाज होते हैं उसके ऊपर में होते हैं। सिक्स्थ स्केड्यूल में हमने देखा था जो ट्राइबल एरियाज होते हैं उसके ऊपर में आते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप अच्छे से अटेम्प्ट ले सकते हो एग्जाम में, जब आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन किए हो। तो हम ये स्केड्यूल्स के बारे में हम लोगों ने हमारे पहले की वीडियो से बहुत अच्छे से पढ़ा है, आप हमारे उस वीडियो को रेफर कर सकते हो। और आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा स्केड्यूल किस चीज से रिलेटेड है, कौन सी अनुसूची किस चीज से रिलेटेड है। जैसे 11वीं स्केड्यूल, अगर मैं आपसे पूछ दूं कि 11वीं स्केड्यूल किस चीज से रिलेटेड है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए तो 11वीं और 12वीं जो स्केड्यूल है वो किस चीज से रिलेटेड है। 11वीं और 12वीं, जो 11वीं अनुसूची है और 12वीं अनुसूची है, वो किस चीज को दर्शाता है, किस चीज से रिलेटेड है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार लिखिए। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप क्वेश्चंस को समझने का कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन कहां से शुरू हो रहा है। क्वेश्चन शुरू होते होते वो प्रेम्बल से शुरू हुआ, फिर फंडामेंटल राइट्स की तरफ गया, उसके बाद में ये मनी बिल्स की तरफ आया, फिर पॉलिटिकल पार्टीज मतलब इलेक्शन कमीशन के बारे में पूछ रहा है, उसके बाद में भी अभी हम लोगों ने स्केड्यूल्स को देखा। तो यहां पर आपको बहुत सारे चीज जानने को मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दो पॉइंट को आप पढ़ लेगो तो आप उसका अच्छा आंसर कर पाओगे, नहीं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन इंडिया नेशनल पंचायत राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अभी देखिए ये सभी क्वेश्चन आप जैसे आप गूगल में सर्च करोगे ना, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका आंसर जानना हमारा मोटो नहीं, हमारा मोटो है कि भाई किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम में वो समझना है। तो नेशनल पंचायती राज डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आप जैसे ही आप इसको सर्च करोगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा, इसका आंसर बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स द क्वालिफिकेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अपॉइंटिंग अ पर्सन एज गवर्नर ऑफ, जो हमारे राज्य के जो गवर्नर होते हैं ना उनको जब अपॉइंट किया जाता है उनके लिए क्वालिफिकेशंस होते हैं। देखिए चाहे गवर्नर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, सभी के लिए एक क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है, सभी के लिए क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया है। और जो उस क्वालिफिकेशन में पूरे साफ साफ उतर जाते हैं वही क्वालिफाई हो जाते हैं। तो इसी के लिए ये जो बताया जा रहा है कि गवर्नर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होता है वो एक आर्टिकल में दर्शाया गया है। तो वो कौन सा आर्टिकल है, तो अगर आप आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ाई करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन आप जब देखोगे कि आर्टिकल जब 156 है, 157, 159, 160, तो ये सभी आर्टिकल्स ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आपको पास में दिख रहे हैं। तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि मतलब कि आपको पास वाला आर्टिकल में भी अच्छे से पॉइंट्स पढ़ने, जैसे आर्टिकल 157 में आता है। तो अगर आप आर्टिकल 157 पढ़ के अगर आप नहीं पढ़े, 156 पढ़ के छोड़ दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। तो ये हमने 10 क्वेश्चन देखा इसका। अब हम लोग आते हैं हमारे सब्जेक्टिव, जो मेन हमारा क्वेश्चन है। यहां पर 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, एक क्वेश्चन रहते हैं 40 मार्क्स से। इन 4 में से आपको कोई 2 को आपको आंसर करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चारों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, अगर आपके पास में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है तभी इस क्वेश्चन को आंसर करना शुरू कीजिए। फंडामेंटल राइट्स इन इंडिया आर ओवर स्ट्रेस्ड व्हाइल फंडामेंटल ड्यूटीज आर अंडर एम्फसाइज्ड। डू यू एग्री, क्या आप सहमत हैं इससे? भारत के मूल अधिकारों पर अत्यधिक बल दिया जाता है जबकि मूल कर्तव्यों को कम महत्व दिया जाता है। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर को समर्थन में तर्क दीजिए। तो देखिए अगर आप ओवरऑल देखिएगा तो हाँ, फंडामेंटल राइट्स को ज्यादा स्ट्रेस दिया जाता है, फंडामेंटल ड्यूटीज को कम दिया जाता है। तो सबसे पहला तो यस, मतलब कि आप अगर सहमत है तो हाँ मैं सहमत हूं। लेकिन इसके साथ साथ में अभी आपको पहले यह बताना पड़ेगा कि फंडामेंटल राइट्स एक्चुअली इसका उत्पन्न कहां से हुआ। फंडामेंटल राइट्स जब आया उसका बेसिक कंसेप्ट क्या था, उसके वहां से शुरुआत करते हुए आपको देखिए कंसेप्ट से आप शुरुआत किए, उसके बाद में आपको यह दिखाना पड़ेगा कि जो मेन फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में थोड़ा सा पॉइंट आउट कीजिए। साथ ही ये देखिए कि फंडामेंटल राइट्स में के लिए बहुत सारे ऐसे हुए जब पहले में विवाद उत्पन्न हुए थे। तो उन विवाद में से भी जैसे शनॉय केस हुआ, उसके बाद में तारकनाथ मेहता केस हुआ। तो यहां पर आपको उन सभी चीजों को थोड़ा सा जिक्र करना पड़ेगा वहां पर कि भाई टाइम टू टाइम जब भी कभी विवाद हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट उसमें हस्तक्षेप किए हैं और उसको फिर क्लेरिफाई किया गया है। और प्लस क्या है कि ये फंडामेंटल राइट आपका बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो जाहिर सा बात है कि इस पर ज्यादा से ज्यादा प्लस क्या है कि ये फंडामेंटल राइट्स के लिए आप किसी भी हाई कोर्ट, किसी भी सुप्रीम कोर्ट के पास में जाकर दरवाजा खटखटा सकते हो। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज के केस में ऐसा नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज अगर कोई अगर फुलफिल नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए कोई कोर्ट के पास नहीं जा सकता है,
नॉट एनफोर्सेबल इन द लॉ। ठीक है, तो इसी के लिए इन सभी पॉइंट्स को आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई, अगर फंडामेंटल राइट्स है ओवर स्ट्रेस तो क्यों है, जैसे मैंने आपको बताया, और फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आप जब ये सब कर रहे हैं तो आप फंडामेंटल कुछ जो मेन फंडामेंटल राइट्स है, जैसे राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14 से शुरू हो जाता है। उसके बाद आरटीआई, सॉरी ये आरटीआई तो खैर है ही है। उसके बाद में अभी जो राइट टू एजुकेशन आया, तो राइट टू एजुकेशन को भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। तो आप मतलब शुरुआत कर सकते हो आर्टिकल 14 से। कुछ जो भी आपको मेन आपको आर्टिकल्स दिखते हैं फंडामेंटल राइट्स के अंदर में, आप उन सभी चीज़ों को यहाँ पे इसमें इंक्लूड कर सकते हो। और फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमने देखा था, ये फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में भी आप बता सकते हो कि कुछ एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज ऐसे हैं, लेकिन ये जस्ट मतलब कि पेपर के लिए, पेपर वर्क में काम आते हैं। वो उतना ज़्यादा इस पर प्रभाव नहीं पड़ता है जितना कि ये फंडामेंटल राइट्स के लिए होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। आप जब भी कभी क्वेश्चन लिखना शुरू करें ना, तो आप क्वेश्चन को पॉइंट वाइज बनाएं। जब भी कभी आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं उसको पॉइंट वाइज बनाएं, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। उससे क्या होता है कि आप जब भी कभी आंसर लिख रहे हो तो पॉइंट वाइज जो एग्जामिनर होते हैं ना, उनको आपका आंसर को देखने में ईजी होता है। और इस पॉइंट में अगर आपको लगता है कि ये वर्ड आपका कुछ मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको आप कोशिश कीजिए अच्छे से अंडरलाइन करने का, अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि पहला ध्यान जो एग्जामिनर है उसका इसी पर जाए, जो क्वेश्चन आपका चेक करे उसका इसी पॉइंट पर आपका जाए। ठीक है, और ये ध्यान दीजिए कि समय जो पाबंदी दी गई है, 2 क्वेश्चन आपके पास में कितना समय है उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। क्या समय के रहते में ही मेन पॉइंट्स को पहले आप लिखिए, जो भी मेन पॉइंट्स आपको याद आ रहा है पहले उस सबको लिखते चलिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, एग्जामिन द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ इंडियन प्राइम मिनिस्टर स्पेशली इन पोस्ट लिबरलाइजेशन एरिया। विशेषकर उदारीकरण के बाद के दौर में भारतीय प्रधानमंत्रियों की शक्तियों तथा कार्यों का प्रशिक्षण कीजिए। तो अभी देखिए, ये क्वेश्चन आपको पढ़ के ही लग रहा है कि भाई जब तक आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो इंडियन पीएम है, उसके बारे में अगर आप अच्छे से नहीं जान रहे हो, आपको ये नहीं पता है कि उसके पास में क्या पावर्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। मैं फिर आपसे रिपीट कर रहा हूं कि क्वेश्चन पढ़िए, आपके पास में सफिशिएंट पॉइंट है तभी आप उस क्वेश्चन को आंसर कीजिए, नहीं तो आप उस क्वेश्चन को आंसर नहीं कीजिए। तो यहां पर अगर आपको लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के पास जो पावर्स होते हैं, जो फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या कर सकते हैं, सबसे पहला जब कोई नया सरकार बन के आता है तो उस केस में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो प्रेसिडेंट के साथ में मिल करके ये देखते हैं कि भाई कौन से मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना चाहिए, और उसके साथ में बहुत सारे ऐसे रोल होते हैं। पीएमओ में प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल होता है, जो बड़े बड़े जब कमिटीज़ बनाए जाते हैं तो उन बड़े बड़े कमिटीज़ में जो चेयरपर्सन रहते हैं उनको, उसमें प्राइम मिनिस्टर को रखा जाता है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट हो जाता है हमारे कंट्री के लिए। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अगर आप अच्छे से जान रहे हो तभी कीजिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार सफिशिएंट पॉइंट नहीं है तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हैव इन्फ्यूज्ड लाइफ इन द वर्किंग ऑफ रूरल एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ध्यान दीजिएगा, 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने ग्रामीण और नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्यान्वयन के जीवन को अनुप्रेषित कर दिया है। तो इसके लिए आपको बताना है कि हाँ अगर ये है तो क्या है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था क्या, किस चीज से रिलेटेड था। तो अगर आप क्वेश्चन को यहां पे पढ़ रहे हो कि ये रूरल और अर्बन लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड है, इसका मतलब कि ये पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट टाइम ये जो संशोधन किया गया था 73वां और 74वां संशोधन, इसके तहत में पंचायती राज और म्यूनिसिपैलिटी को मेन स्ट्रीम में जोड़ा गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन। कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स तो बहुत सारे किए गए हैं, लेकिन कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशन, उस वक्त 44th कॉन्स्टिट्यूशन भी इक्वली इंपॉर्टेंस है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशन, 74th, क्योंकि ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशन में पंचायती राज को ऐड किया गया था और 74th में म्यूनिसिपैलिटीज को ऐड किया गया था। तो ये लोकल जो गवर्नमेंट होते हैं, क्योंकि पहले क्या था कि ऊपर वाले लोग जो प्राइम मिनिस्टर हो गए या चीफ मिनिस्टर हो गए, ये ऊपर वाले लोग बैठ करके ये जो गांव वाले लोग हैं ना, ग्रामीण जो विलेज वाला जो एरिया होता है, इनके लिए सोचते थे और इसके लिए पॉलिसीज बना देते थे। वो इतना उनके लिए सही है भी कि नहीं ये पता नहीं चलता था। लेकिन इस जो संविधान में जो संशोधन किया गया, उसके तहत में लोकल ग्राउंड लेवल पर इसको एक मान्यता दिया गया
कि पंचायती राज को एक मान्यता दिया गया, म्युनिसिपैलिटी को एक मान्यता दिया गया, तो उसके तहत क्या हुआ कि जो नीचे जाति के जो लोग थे, जो नीचे लोग रह रहे हैं, वो लोग को मेन स्ट्रीम से जुड़ने का मौका मिला। वो अपनी परेशानियों को बताया कि एक्चुअली प्रॉब्लम है कहां पर, क्योंकि हम लोग यहां पर सॉल्यूशन दे रहे हैं, प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, प्रॉब्लम यहां पर है, तो सॉल्यूशन ये जो हम लोग यहां दे रहे हैं ये वेस्ट हो जा रहा है। इसी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है 73rd और 74th। ये आप इस पे गांधी जी का भी जिक्र कर सकते हैं कि गांधी जी हमेशा इस चीज पर एक अपना पॉइंट देते थे कि जो नीचे तबके के जो लोग होते हैं ना, जो पंचायत के जो लोग होते हैं, गांव घर के जो एरिया के लोग होते हैं, उनको मेन स्ट्रीम के साथ में जोड़ना चाहिए। अगर वो लोग मेन स्ट्रीम के साथ नहीं जोड़ेंगे तो पॉलिसीज हमारा सही से नहीं बनेगा। तो इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से यहाँ पर कवर कर सकते हो। तो 73rd 70 जो भी मेन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स है ना, उसके बारे में अच्छे से पढ़िए, क्या क्या चेंजेस आए उसमें, उसके बाद ही आप इन पॉइंट्स को अच्छे से बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। अभी दो दिए गए हैं, इन दोनों में से आपको नोट्स बनाने हैं। तो ये क्या है, कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पीआईएल जिसको हम लोग बोलते हैं, पीआईएल। अगर आपको पीआईएल का कंसेप्ट क्लियर है तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। उसमें से दूसरा क्वेश्चन क्या है, राइट टू इक्वालिटी गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आपको लगता है कि यार चलिए राइट टू इक्वालिटी एनी हाउ आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये हम पढ़े हुए हैं, इसके बारे में हम अच्छा से लिख सकते हैं, लेकिन यार ये पीआईएल क्या होता है ये तो हम जानते ही नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि चलो कोई बात नहीं, एक आता है ना उसको लिख देते हैं, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। जब तक आपको पूरा का पूरा आंसर सही से नहीं आता है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट मत कीजिए, नहीं तो पता चला कि आपको आधा मार्क्स ही मिल रहा है, आधा मार्क्स में ही, क्योंकि इस क्वेश्चन को तो आप कर ही नहीं पा रहे हो, ये जो पीआईएल का पार्ट है। इसी के लिए हर पॉइंट को अच्छे से पढ़िए। पीआईएल बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। पीआईएल अक्सर उस वक्त फाइल किया जाता है जब कभी किसी केस का सुनवाई हो चुका है या सुनवाई चल रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो उससे सहमत नहीं है, तो उन लोग क्या करते हैं, उसको चुनौती दी जाती है, पीआईएल फाइल किया जाता है कि नहीं, वो जो फाइनली जो आप ऑर्डर दिए हो उसमें कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उसको सही से उस केस का जांच नहीं हुआ है, सही से उस केस को नहीं परखा गया है। तो इसी के लिए मैं फिर से इस केस को खुलवा करके फिर से उसके अगेंस्ट में कुछ तथ्य देना चाहता हूं। तो ये इसी पीआईएल इसी से रिलेटेड होता है, पब्लिक इंटरेस्ट, क्योंकि ये एक लिटिगेशन होता है जो पब्लिक के इंटरेस्ट में फाइल किया जाता है, इसी के लिए इसका नाम होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो ये हमने देखा खंड 1। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे खंड 2 की तरफ। सेम टू सेम उसी तरह से जो पहला क्वेश्चन है उसमें 10 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स है, टोटल हो गया 20 मार्क्स, ये कंपलसरी है। उसके बाद हम लोग 4 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे और 4 में से आपको 2 को करना रहेगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ये क्वेश्चंस कहां से आ रहे हैं ये जानना जरूरी है। ये क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, देखिए पोस्ट कॉर्प, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक, मतलब ये आपको लोक प्रशासन से ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। लोक प्रशासन भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप पॉलिटी को पर ध्यान दे रहे हैं तो लोक प्रशासन पर भी ध्यान दीजिए, नहीं तो पता चला कि पॉलिटी जो संविधान है वो तो आप अच्छे से कर लिए, लोक प्रशासन में आप फिर पीछे रह गए। तो ये जो पोस्ट कॉर्प जो होता है वर्ड, ये किसने कॉइन किया था, ये किसने दिया था, ये यहां पर पूछा जा रहा है। तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से पढ़े हुए हो तो आपको पता चलेगा जो गुलिक होते हैं, जो गुलिक एक थे, थिंकर थे, ये गुलिक ने पोस्ट कॉर्प का जिक्र किया था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, ये डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये होता है पोस्ट कॉर्प का फुल फॉर्म। तो अगर आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन को अच्छे से पढ़ाई किए हो तभी आप कर पाओगे। हेनरी फयोल, इन्होंने, ये जो थिंकर थे, इन्होंने बताया था कि प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। उसके बाद में मूनी, गुलिक, उसके बाद में आप देखोगे एक हर्बर्ट साइमन उसमें आते थे। हर्बर्ट साइमन ने बताया था, उन्होंने मेनली डिसीजन मेकिंग के ऊपर में अपना फोकस डाला था। तो अगर आप इन थिंकर्स के बारे में पढ़ाई किए हो तभी आपको अच्छे से पता चल पाएगा। इसी के लिए एम लक्ष्मीकांत का जो बुक आता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन के ऊपर में, उसमें बहुत सारा आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। आप उस बुक को जरूर पढ़िए, क्योंकि ये पॉइंट के बिना भी आपका पॉलिटी सेक्शन अधूरा रह जा रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, तो यहां भी शुरुआत आपका थिंकर से ही हो रहा है। आप जब बुक खोलोगे ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का, तो आपको स्टार्टिंग ही होगा थिंकर से, थ्योरी से। तो यहां पर भी थ्योरी से ही हो रहा है। पॉलिटिक्स सेक्शन में भी हमने देखा कि प्रेम्बल से स्टार्ट हो रहा है, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से ही आपको स्टार्ट करना है। बीच बीच में से कहीं से पढ़नी, कहीं छोड़ दी, ऐसा नहीं चलने वाला। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंकर्स फेवर्स सिमिलैरिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। अभी देखिए, जब आप थिंकर्स के बारे में पढ़ोगे तो ना, तो किसी के आपको लगेगा कि उन्होंने बताया कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। इसका जो रोल होता है वो अलग अलग होता है, इनका जो थिंकिंग होता है अलग अलग होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बेसिकली क्या होता है, वो सरकार से रिलेटेड जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, जो बेसिकली लोगों तक पहुंचना जाता है, वो वहां पर सरकार इस पर फोकस करती है। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारी चीजों को देखा जाता है जो हो सकता है कि वो इस हिसाब से नहीं हो जिस हिसाब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोचता है। तो इसी के लिए यहां पर ये क्या पूछ रहा है
निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? वो बताता है कि सिमिलैरिटीज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में, सिमिलैरिटीज है। तो अगर आप इन सभी पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ाई किए हो ना, तभी आपको इसका आंसर पता चल पाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लोक प्रशासन को अच्छे से पढ़ाई करो। आप जब हर्बर्ट साइमन के बारे में पढ़ोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ, इन्होंने फोकस किया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे सिमिलैरिटीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए, अगर आपको लगेगा कि नहीं यार हर्बर्ट साइमन तो नहीं है, हो सकता है कि हेनरी फयोल हो। एक्चुअली में हेनरी फयोल ने बताया है, जब आप हेनरी फयोल थिंकर जी का पढ़िएगा पॉइंट्स, तो आपको लगेगा कि हाँ सिमिलरिटीज है इसमें। और हर्बर्ट साइमन का मेन फोकस था डिसीजन मेकिंग पर, कि डिसीजन मेकिंग अच्छे से होगा तो हमारा कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, वो अच्छे से चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इफ आवर सिविलाइजेशन फेल्स, यदि हमारी सभ्यता विफल होती है तो यह मुख्यतः प्रशासन के ध्वस्त होने का कारण होगा। ये किसने कहा था? अभी देखिए, अगर आप थिंकर्स के बारे में अच्छे से पढ़ाई की हो तभी आप बता पाओगे यार कि अगर हमारा सिविलाइजेशन फेल होता है तो ये मेनली ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये किसने कहा था? तो ये अगर आपने अच्छे से पढ़ा तो आपको पता चलेगा, जो बी डॉनहम थे, बी डॉनहम ने इसके बारे में बताया था कि भाई अगर इस तरह से कुछ होता है तो हमारा जो सबसे बड़ा जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगा वो ब्रेकडाउन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे आएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ। तो देखिए, इस तरह से ये सभी क्वेश्चंस को जब आप देखोगे ना, जैसे ये रॉ हो गया या इसके बाद में ये मेनली आपको एडमिनिस्ट्रेशन से भी आ रहा है, साथ ही साथ जो जैसे ये नीति आयोग से ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन नीति आयोग से आ गया, तो ये आपको नीति आयोग के बारे में भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। जैसे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, तो ये पूछ रहा है कि कब से हुआ था, तो आपको बेसिक से क्वेश्चंस भी इसमें देखने को मिलेंगे। तो इन सभी क्वेश्चंस पे हम लोग बहुत ज़्यादा अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये आप लोग देखोगे कि देखिए, पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई कीजिए। यहां पर भी आपसे आर्टिकल के बारे में पूछा जा रहा है कि ये जो आर्टिकल है, ये जहां पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, ये कौन सा आर्टिकल के तहत आता है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे बनाए हैं जहां पर आपको आर्टिकल्स इनोवेटिव ट्रिक के द्वारा कैसे याद किया जा सकता है वो आपको पता चलेगा। तो अगर आपने हमारा पहले का वीडियो अगर पढ़ा है तो आपको बिल्कुल ध्यान में होगा कि आर्टिकल 315 के अंदर में आता है कि जो यूपीएससी होते हैं और स्टेट पीसीएस होते हैं, उसके अंदर जो भी होते हैं वो आर्टिकल 315 के अंदर में आते हैं। इसको हम लोगों ने कहा था MIS। अभी MIS क्यों कहा था, अगर आप हमारा पहले के वीडियो को रेफर करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये फिर थिंकर्स के बारे में आ गया, ये पार्टिसिपेशन, ये यूनाइटेड नेशंस के बारे में आ गया। अभी हम लोग यहां से सिंपली जंप करते हैं, हमारा जो मेन जो क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 4, उसमें से 2 करना। इसमें क्या है? डिस्कस द मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन पोस्ट ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। वैश्वीकरण उपरांत की दुनिया में लोक प्रशासन के अर्थ तथा महत्व की विवेचना कीजिए। तो आपको यह बताना है कि पोस्ट ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन के बाद में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसमें देखिए सबसे पहले आपको इसका मीनिंग देना पड़ेगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है ये लिखना पड़ेगा, उसका सिग्निफिकेंस, स्कोप, सब कुछ आपको इसमें लिखना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको यह आंसर में लिंक करना पड़ेगा पोस्ट ग्लोबलाइजेशन के बाद में इसका क्या डिफरेंसेस आया है। तो जब भी कभी ग्लोबलाइजेशन होता है तो जहां पर ग्लोबलाइजेशन हुआ ना, वहां पर क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को दुरुस्त रखा जाता है, नहीं तो करप्शन बढ़ जाते हैं। ये जस्ट मैंने एक पॉइंट आपको बताया। तो इसी के लिए अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही से नहीं होगा तो आप ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में नहीं रह सकते हो। ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रहने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन सही से रखना ही पड़ेगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें क्या रोल है ये आपको लिखना पड़ेगा। इसी के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ध्यान से पढ़िए, लोक प्रशासन को बहुत ध्यान से पढ़िए। अगर आप पॉलिटी संविधान के बारे में पढ़ रहे हैं तो लोक प्रशासन के बारे में भी अच्छे से पढ़िए। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, RTI एक्ट आया था 2015 में, हैज अचीव्ड इट्स डिजायर ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी इन एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 ने प्रशासन में पारदर्शिता की इच्छा लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो भाई हाँ, जब RTI एक्ट आया उसके बाद से बहुत सारे चेंजेस आपको देखने के लिए मिले, लेकिन हाँ कहीं कहीं पे RTI एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है? इफ नॉट, अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो आपको उसका रीजंस बताना पड़ेगा, साथ ही साथ सजेशंस देने पड़ेंगे। तो उन सभी पॉइंट्स को आप देखिए कि RTI एक्ट कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है। कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट्स के बहुत सारे में पॉइंट्स में RTI एक्ट आप एप्लीकेबल नहीं कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे केसेस हम लोग देखा है कि जहां PMO से कुछ इंफॉर्मेशन मांगा गया, वो ये मना कर दिया गया कि नहीं, ये RTI एक्ट के अंदर में नहीं आता है। तो इन सभी चीज़ों को भी RTI एक्ट से जोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अगर देखिए सरकार चल रही है तो हमारे थ्रू ही चल रही है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको मेंशन करना पड़ेगा। सिंपली हाँ भाई हम सहमत हैं, वो अच्छा है, ये है, वो है, RTI एक्ट 2005 में आया था, उसमें 10 रुपये का हम लोग एक पब्लिक ऑर्डर बना के भेज देते हैं, हम लोग को 30 दिन के अंदर मिलना हो जाता है। ये सभी पॉइंट्स लिखने से नहीं चलेगा। आपको लिखना पड़ेगा कि अगर आप सहमत नहीं है तो क्यों। तो उसके लिए आपके पास पॉइंट्स होने चाहिए कि क्यों आप सहमत नहीं है उससे। अगर आप सहमत हैं तो देखिए आप उसके फेवर में भी लिखिए कि हाँ बिल्कुल चेंजेस आए हैं RTI एक्ट होने के बाद में। साथ ही साथ आपको इन सभी चेंजेस को भी उसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कंप्लीट कर पाओगे RTI को। ठीक है, तो ये हमने देखा RTI एक्ट। उसके बाद है राइट नोट्स ऑन
फॉलोइंग, आपको इसमें से फॉलोइंग के ऊपर में नोट्स लिखना। तो कंपोजिशन ऑफ रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 में आपको फाइनेंस कमीशन का जिक्र मिलेगा, ठीक है। तो ये यहां से आपको शुरुआत करना है कि फाइनेंस कमीशन कौन होते हैं, ये प्रेसिडेंट एक्चुअली इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, कंपोजिशन क्या क्या होता है, रोल क्या क्या होता है, किस तरह से फाइनेंस कमीशन स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। फाइनेंस कमीशन का बहुत बड़ा रोल होता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। उसके बाद दूसरा रोल क्या है, द रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपको इसके बारे में अच्छे से पता है तभी आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के बारे में हो सकता है कि आपको पता हो लेकिन चीफ सेक्रेटरी के बारे में शायद आपको आइडिया नहीं हो। इसी के लिए हर एक पॉइंट को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का, यह डिस्कस क्रिटिकली एंड एग्जामिन द वर्किंग ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट मशीनरी इन इंडिया। अभी देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट आपको जब मतलब नॉर्मली जब कोई आपदा प्रबंधन होता है, जब कोई आपदा आती है हमारे राज्य में या हमारे देश में, जैसे सुनामी आता है, अम्फन आया रिसेंट में हमने देखा, तो इन सभी चीज़ों के ऊपर में ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका काम ही होता है आपदा से बचाना, डिजास्टर मैनेजमेंट। अगर कोई किसी तरह का डिजास्टर हो रहा है उसको मैनेज करना, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको क्रिटिकली आपको पॉइंट्स लिखना है कि वो क्या होता है, कौन कौन से लोग इसमें इन्वॉल्व, कौन कौन उसके मेंबर्स कौन कौन से होते हैं उनका, और उसको कैसे और अच्छा किया जा सकता है। बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि हम लोग फेल हो गए, हम लोग सही से वहां पर उसको नहीं बचा पाए। तो यहां पर आप जब कभी इन पॉइंट्स के बारे में लिखो ना, तो आप उन पॉइंट्स के बारे में ये भी लिखिए कि वो एक्चुअली क्या है, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ये एक्चुअली क्या होता है। उसके बाद में इसमें कौन कौन से आपके प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलता है, साथ ही साथ कि इसमें क्या क्या लूप होल्स है, यहां पर लूप होल्स को भी आपको दर्शाना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब कभी इस तरह से कोई आपदा आ जाए तो सरकार के पास में, क्योंकि देखिए ये एक्चुअली आपसे आपका राय ही पूछा जा रहा है कि अगर सपोज कीजिए आप जेपीएससी क्रैक कर लेते हो और कल होकर के आपको इस सीट पे बैठाया जाता है, तो आप कैसे उस चीज को हैंडल कर सकते हो। अगर आपके पास में वो सोच ही नहीं तो आप उसको हैंडल ही नहीं कर सकते हो। तो आप कोशिश कीजिए कि आप एक अच्छे सोच के साथ में एग्जाम में बैठिए, और कोशिश तभी कीजिए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का जब आपके पास में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। तो इसी तरह से हम लोग हमारे आने वाले वीडियो में भी हम लोग पेपर 5 और 6 को भी बहुत अच्छे से कवर करेंगे। और देखिए बहुत सारे न्यूज़ आपको आते रहेंगे कि एग्ज़ाम का जो भी एग्ज़ाम लिया गया था लास्ट एग्ज़ाम उसको वैध हटा दिया गया है, वो वैध नहीं रहा है, फिर से एग्ज़ाम होगा, फिर से इंटरव्यू होगा। इन सभी चीज़ों पे ध्यान नहीं दीजिए, ये सभी चीज़ें चलते रहेंगे, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। आपका काम है केवल प्रिपरेशन करना, आप प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिए, आप अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अपने घर में रहे, स्वस्थ रहिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल स्टडी विद राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। और पढ़ाई करते रहिए, पढ़ाई करना नहीं छोड़िए, ठीक है। अपने घर में रहिए। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो का अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इस वीडियो का पीडीएफ को आप ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू।